हाय डियर, आई एम महू। स्वागत है आपका CMI स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। माय डियर स्टूडेंट्स, यह मेरा तीसरा वीडियो है। प्लीज़ इसे आप स्किप नहीं कीजिएगा, बस थोड़ा सा है, इसे देख लीजिए। देखिए क्या होता है, आपको कितना लाभकारी है। आपके पास ये पढ़े भी होंगे, लेकिन ये मैं सजेशन भी के रूप में लाया हूँ। यकीनन इससे बाहर नहीं जाएगा, बस थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। तो ठीक है, इससे पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, बिल्कुल 10-12 मिनट का है, उससे भी देख लेने की कोशिश कीजिएगा। और यह भी है। और माय डियर प्लीज़, अगर ये अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिएगा। कोई भी यूट्यूबर, कोई भी बड़े से बड़े चैनल्स क्यों ना हो, वो एक से चालू ही हुआ था, और जब उसको कोई शेयर किया था, लाइक किया था, तभी हुआ था। माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ आप इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। आप कीजिएगा तभी होगा, नहीं तो नहीं होने वाला है। चलता हूँ। क्वेश्चन है केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन है, ये 10 क्लास आपको NCERT सिलेबस से है, ठीक है। क्वेश्चन है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। आप अगर पढ़े होंगे तो ज़रूर पढ़े हैं, बस आपको मैं नया सिखाने के लिए नहीं आ गया हूँ, बल्कि मैं सजेशन के रूप में लाया हूँ। अब ये क्या होता है, 7 साल का अनुभव है, आज तक मैं 25 क्वेश्चन से ज़्यादा देने के बाद आज तक इससे बाहर नहीं आया है। अब भले इसके साथ, आपकी किस्मत के साथ ये क्या हो जाए तो देखा जाएगा, इसलिए आप देखने की कोशिश कीजिए। इसे फुल वीडियो देखिए, आप इसे स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो अब जानते हैं, मैं लॉन्ग वीडियो बनाना नहीं चाहता हूँ। आप लेक्चर सुने ही होंगे, आप समझे ही होंगे, नहीं तो इसको मैं कम से कम 30 मिनट में ज़रूर बताते हैं, लेकिन 30 मिनट नहीं, समय के मद्देनजर रखते हुए यूट्यूब में हूँ, तो इसलिए मैं कम में जल्दी बता दूंगा। तो देखिए, कुछ नहीं, जो मैं लिखा उसको बोल देता हूँ सिर्फ। कॉपर सल्फेट के जालीय विलयन में लोहे की कील को डालने पर लोहा कॉपर सल्फेट के जालीय विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, क्योंकि सीनियरिटी होता है, जो सीनियर होता है वो उसको विस्थापित कर देता है, अतः कॉपर सल्फेट का रंग बदल जाता है, इन विलयन का रंग बदल जाता है। तो देखिए क्या लिखा है, Fe प्लस CuSO4, SO4 है। अब समझ रहे, नीचे है ऊपर नहीं है, ये तो तीर का निशान है, मैं तीर का निशान भी नहीं बना पाया हूँ। FeSO4 प्लस कॉपर, जिसमें कॉपर का लाल भूरा रंग हो जाता है और फेरस सल्फेट का विलयन का रंग हल्का हरा हो जाता है, जबकि कॉपर सल्फेट पहले नीला था, अब फेरस सल्फेट हल्का हरा हो गया। तो ये आयरन की उपस्थिति को ही दर्शाता है, ठीक है। मैं अगला क्वेश्चन की ओर आता हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। एक सवाल आ गया, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। एक ही सवाल में 2 सवाल है, अब इसे ध्यान से देंगे, बड़े आसान हैं। आप इसे बस पढ़े भी हैं तो जानते भी होंगे। मैं आपको कोई नया सिखाने के लिए नहीं आया हूँ, बस सजेशन के रूप में लाया हूँ, इससे बाहर नहीं जाइएगा, बस इसे देखने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा टाइम लगाइए, इसे स्किप प्लीज़ नहीं कीजिएगा। चलता हूँ मैं। वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पादों में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो, उससे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। आप जानते होंगे अगर पढ़ें। दोनों तरफ कहने का मतलब, जैसे आपने तुरंत जो देखा, Fe प्लस Cu था ना, CuSO4, तो इसी का नाम है दोनों तरफ। CuSO4 के दोनों तरफ इधर क्या हो गया था, कॉपर सल्फेट, तो इस बार क्या बन गया था, फेरस सल्फेट प्लस Cu। तो इधर भी जितना बाएं तरफ का नाम अभिकारक, दाएं तरफ का नाम प्रतिफल। अभिकारक और प्रतिफल में दोनों में ये जो 2 है, जो SO4 है, ये बराबर होना चाहिए। ये बराबर है तो तभी उसको संतुलित समीकरण कहते हैं, अगर बराबर नहीं तो संतुलित नहीं है। तो क्यों नहीं कुछ करना चाहिए, अगला साल का पाठ कहा था क्यों करना चाहिए। तो क्यों करना चाहिए, तो उसके लिए जवाब है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम अनुसार अभिकारकों एवं प्रतिफलों का द्रव्यमान बराबर रहता है, ना घटता है ना बढ़ता है। लेकिन अगर उसके दोनों तरफ परमाणु की संख्या कम बेश होगा तो बराबर तो नहीं होगा, इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक हो जाता है। यानी कि उसमें जितना गुना 2 रहेगा, 1 रहेगा, परमाणु से गुना कर दिया जाएगा। जब गुना कर देंगे तो कम बेश हो जाएगा, तो ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के अनुसार ही दोनों तरफ के परमाणु की संख्या बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट चलता हूँ मैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 में है क्वेश्चन नंबर 3, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों का नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, क्या कारण है। तो इसका जवाब क्या है कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों का वायुरुद्ध बर्तन में रखने से उपसायन की गति धीमी हो जाती है, नहीं तो बहुत फास्ट होता। इसलिए तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन युक्त किया जाता है, ताकि उसमें कोई उपचयन ना हो सके, ठीक है, उसमें कोई उपचयन नहीं हो सके, अर्थात खराब ना हो सके। आप जानते हैं कि महक जाता है, चिप्स में नाइट्रोजन के पैक्स में रहता है। कुछ लोगों का कहना होता है कि अरे देखो ना, ये ठग्गू है, लोग ठग्गू,
₹10 में कितना बड़ा पैकेट फुला के रखता है, बट इट इज़ नॉट। ऐसी नहीं बच्चे, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको धोखा देने के लिए लोग बड़ा नहीं किया था, बल्कि उसमें निष्क्रिय गैस नाइट्रोजन गैस उसमें भरा हुआ रहता है। अगर चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरा ना रहे तो आपको तुरंत ही निष्क्रिय खराब हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको इस तरह से रखा जाता है। तो उस तेलयुक्त व संयुक्त खाद्य पदार्थों को क्यों प्रभावित किया जाता है, तो उसको उपचयन से बचाने के लिए, उसको खराब होने से बचाने के लिए। नेक्स्ट चलता हूँ, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, पीतल एवं तांबे, क्या है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखनी चाहिए। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखनी चाहिए। तो इसका जवाब है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ रखे जाए तो अम्ल, वो क्या है, खट्टे पदार्थ अम्ल है, तो अम्ल क्या धातु के साथ क्रिया करती है, तो अम्ल धातु के सतह को सत्व सतह से क्रिया करेगा, यहाँ पर थोड़ा इससे अलग से है, से क्रिया कर विषैले यौगिक बना लेगा, और जब हम खाएंगे तो उसके साथ खाना में चला जाए तो मेरे पेट में चला जाएगा, तो शरीर को हानि पहुँचाएगा। इसलिए पीतल एवं तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ को रखना नहीं चाहिए। माय डियर्स, अगर थोड़ा लेट कीजिएगा और कुछ दिन तक कांसे के बर्तन घरों में होता है, तांबे के बर्तन होता है, उसमें अगर कुछ ज़्यादा दिन तक अगर पड़े रह जाए तब कुछ छेद करके निकाल देगा, इसलिए खट्टे पदार्थों को उसमें नहीं रखना चाहिए। अगला सवाल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र लिखें, इसका उपयोग क्या है। ध्यान दीजिए, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्राइड है। क्या नाम उसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्राइड, तथा इसका रासायनिक सूत्र CaSO4, जो 4 थोड़ा नीचे लटकेगा, पॉइंट यानी इंटू 1/2 H2O, ठीक है। ये लिखने की राइटिंग्स एरर्स है, मतलब कि सिस्टम नहीं है उतना, फिर धीरे धीरे हो जाएगा। आगे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि क्या होता है जब ताजी चूने के पानी में, चुन्नी हो गया यहाँ पर, चूने हैं, ताजे चूने के पानी में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारी जाती है। क्या होता है जब ताजे चूने के पानी के साथ से कार्बन डाइऑक्साइड गुजारी जाती है, तो देखिए, जब क्या होगा कि जब ताजे चूने के पानी में से थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो अघुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट के कारण उसका रंग दूधिया हो जाता है। अब देखिए क्या है, CaOH, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ध्यान दे 2 नीचे है, प्लस CO2, इठो तीर है, ठीक है, CO2 गैस बनता है और उसके बाद में जाके कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल बन जाता है, ठीक है। बस यही होगा, क्या, जब चूने की जल से प्रवाहित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है। दो उभयधर्मी का उदाहरण दीजिए, ठीक है, 2 उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण दीजिए, ठीक है, ये मिसटाइप है, 2 उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण दीजिए। 2 उभयधर्मी ऑक्साइड का, यहाँ पर ऑक्साइड है, ऑक्साइड का उदाहरण दीजिए। तो क्या होगा, तो क्या है कि वे अम्ल जो, तो देखिए डियर्स, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, देखिए कि यहाँ पर होगा वे ऑक्साइड, क्या होगा, वे ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार, ये जो अक्षाकर से हैं, क्षार दोनों से अभिक्रिया कर लवण प्रदान करते हैं, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, वे ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया कर लवण प्रदान करते हैं, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। इसका उदाहरण है एल्युमिनियम ऑक्साइड तथा जिंक ऑक्साइड, ये 2 उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है, ठीक है। ये टाइपिंग एरर है, इसको आप इग्नोर कीजिएगा। नेक्स्ट मैं चलता हूँ आगे की ओर, देखते हैं आगे हैं कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है, तो देखिए, ये 8 क्लास में भी सवाल आता है, आगे चलकर बढ़ता है, तो फिर बढ़ते हैं, आगे बढ़ता है। तो सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर इसलिए रखा जाता है कि सोडियम एक अति क्रियाशील धातु होता है, जो वायु की उपस्थिति में भी ऑक्सीजन से क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। वायु में थोड़ा ऑक्सीजन है, बना लिया, पानी में मिलाइएगा, पानी के साथ रखिएगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा।
तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा। वायु में खुला छोड़िएगा तो आग पकड़ लेगा, हवा में रखिएगा तो ऑक्साइड, जल में रखिएगा तो हाइड्रोक्साइड, हवा में छोड़िएगा तो जल जाएगा। इसलिए इससे बचाने के लिए इसे केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। ठीक है, आगे चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 के पास। क्वेश्चन नंबर 9 में है गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का प्रयोग होता है परंतु लोहा का मिश्रण का नहीं। ये भी टाइपिंग एरर है, क्या है? लोहा का मिश्र धातु का नहीं, यानी गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का प्रयोग होता है परंतु इस्पात जो लोहा का मिश्र धातु होता है का नहीं। ठीक है, ये इस्पात है। तो इसका क्या हो जाएगा? कॉपर स्टील की अपेक्षा अधिक सुगम ताप का सुचालक होता है, नहीं कुछ ज़्यादा सुचालक होता है। यह स्टील की अपेक्षा अधिक सस्ता भी होता है, इसलिए ऊर्जा बचाने के लिए गर्म पानी के टैंक को कॉपर से बनाया जाता है। ठीक ठाक माय डियर्स, यह मेरा बिल्कुल स्टेटस शुरुआती है। मैं तो आपको 7 साल से कोचिंग ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, लेकिन यह मैं ऑनलाइन में नया हूँ। इसमें थोड़ी सी परेशानी आती है, इसे इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। इसे सब्सक्राइब कीजिए। अभी मेरे पास लाइव आने का भी स्ट्रीम उपलब्ध नहीं है। बिल्कुल मैं जनवरी में ही मैं इसको शुरू किया हूँ, मैं चैनल बनाया हूँ और मेरे पास जो क्लास में मैं पढ़ाता हूँ उसको मैं लाभ आने लगूँगा। लेकिन जब तक कि मुझे यूट्यूब से इसकी मान्यता नहीं मिलेगी, जब तक मेरा और सब्सक्राइब नहीं बढ़ जाएंगे, तो प्लीज़ इसे देखकर मदद कीजिए, हेल्प कीजिए, दूसरे में बांटिए। और जब तक ये नहीं हो पाएगा तब तक मैं लाइव नहीं आ पाऊँगा। जब तक मैं लाइव नहीं आ पाऊँगा तब तक आपको विस्तृत रूप से लॉन्ग प्रोसेस नहीं पढ़ा पाऊँगा। तो नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें है कि तांबे के मालिन पड़े बर्तन को नींबू या इमली के रस से क्यों साफ किया जाता है? तो ये क्या होगा कि तांबा के मालिन पड़े बर्तन जो होता है तो कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, वो क्या होता है? तांबा ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड बना लेता है और ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करता है, करता है लेकिन स्वयं अभिक्रिया नहीं करता है। अतः तांबे को अम्लीय पदार्थ द्वारा साफ किया जा सकता है, अर्थात कि स्वयं से उससे तो करते लेकिन उससे नहीं करता है। यह तांबे को संक्षारित हिस्सों यानी कॉपर ऑक्साइड को अलग कर देता है तथा शुद्ध तांबा बचा रह जाता है। इससे एल्युमिनियम के मालिन पड़े बर्तन को नींबू के रस से साफ किया जाता है। ठीक है, ये था आपको भी क्वेश्चन। ठीक है, और मैं थोड़ा क्वेश्चन दूंगा, इससे पहले 2 बैच पहले भी गुजरा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसे देखें, इसे समझने की कोशिश कीजिए और कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट्स भी कीजिए। इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। देखिए दोस्त, यह क्या है, 1 फरवरी से मेरे यहाँ पर नया बैच चालू होने वाला है 9th 10th क्लास का। आप उससे भी बिल्कुल लाइव क्लास दूंगा, लेकिन अभी मैं लाइव आ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि सब्सक्राइब मेरे पास काम ही में नया है। ये जहाँ के लिए भी करेंगे, ये NCERT के लिए सिलेबस से हैं, इससे बिल्कुल बेकार नहीं जाएगा। और इसे जब तक नहीं कीजिएगा तब तक होगा नहीं। नया मेरा ये चैनल से। ठीक है, वैसे मैं 7 साल से बेस्ट एक्सपीरियंस से मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जब तक ये मेरा संख्या ये सब्सक्राइबर बढ़ नहीं जाता है तब तक ऐसे नहीं होगा। ठीक है डियर, इसे ज़रूर आप जो भी देख रहे हैं इसे ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही साथ कैसे लगा कमेंट्स में ज़रूर कहेंगे। अगर कुछ कमी भी रहा तो हमको ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम तब तक के लिए, अगला वीडियो तक के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।